अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसी परंपरा सी बन गई है कि चुनाव चाहे देश के किसी भी राज्य में क्यों ना हो, वहां पर स्थानीय मुद्दों पर हावी तो राष्ट्रीय मुद्दे ही हो जाते हैं। और विशेष रूप से तब जब इन राज्यों के भीतर प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारकों से लेकर प्रधानमंत्री तक के स्तर के नेता जब उसमें शामिल हो जाते हैं, तो उसमें आपको सीधे तौर पर दिखेगा कि किस प्रकार से स्थानीय मुद्दे यानी लोकल के मुद्दे, जिसमें बेरोजगारी, जिसमें गरीबी, जिसमें भ्रष्टाचार, जिसमें विकासवाद का मुद्दा शामिल होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बैकसीट ले लेता है, कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। और आपको साफ तौर पर दिखेगा कि वो मुद्दे ही फ्रंट सीट पर आ जाते हैं जो कि राष्ट्रवाद से जुड़े होते हैं। तथाकथित तौर पर जो कि राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, वही मुद्दे सामने आ जाते हैं। और आपको ये दिखेगा बिहार के चुनाव में भी, बिहार के चुनाव में जितनी भी रैलियां हुई हैं, उन तमाम रैलियों का आप उठा लीजिए, उसमें अधिकांश अवसरों पर आपको शीर्ष नेताओं द्वारा वही चीजें सुनने को मिलेंगी जिसमें राष्ट्रवाद की बात होगी, जिसमें आतंकवाद की बात होगी, जिसमें भाई भतीजावाद की बात होगी, जिसमें वंशवाद की बात होगी, जिसमें सांप्रदायिकता की बात होगी, जिसमें तुष्टीकरण की राजनीति की बात होगी। यही तमाम बातें, यही तमाम चीजें हर राज्य में रिपीट होती रहती हैं और बिहार इसमें कोई अपवाद नहीं है। हालांकि एक नई चीज, एक पॉजिटिव चीज, एक सकारात्मक चीज इस चुनाव में जरूर हुई है, और वो ये हुई है कि इस बार नौकरियों का मुद्दा प्रमुखता से उठा है। चाहे स्वरोजगार की बात हो या फिर नौकरियां देने की बात हो, इस बार तमाम पार्टियां, चाहे विपक्षी पार्टियां हो या फिर सत्ताधारी पार्टियां हो, वो तमाम दल इस बार अपने मैनिफेस्टो में, इस बार अपनी रैलियों में जिक्र कर रहे हैं रोजगार देने का, नौकरियां जिन पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं उन्हें बांटने का, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या फिर स्वरोजगार के तौर पर। एक प्रकार से कुछ पार्टियां जो कह रही हैं कि हम इतने अवसर प्रदान कर देंगे कि इतने लाख लोग स्वरोजगार के जरिए जुड़ जाएंगे, रोजगार करने लग जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तमाम वादे तभी पूरे हो सकते हैं जब ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जो भी चुनाव जीतती है, अगर वो अपने तमाम चीजों को जो उसने घोषणा पत्र में, जो अपने मैनिफेस्टो में वायदे किए हैं, अगर उन्हें जमीन पर उतार सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैंने दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ मेरे युवाओं से, कुछ मेरे साथियों से, कुछ मेरे मित्रों से बात करने का प्रयास किया है, उनसे वीडियो के माध्यम से उनके विचार जानने का प्रयास किया है कि आखिर देश के युवा सोचते क्या हैं। और इसमें मैंने बिहार के भी युवाओं को शामिल किया है और उत्तर प्रदेश के भी युवाओं को शामिल किया है। और आपको यह जानना चाहिए कि दरअसल इस देश के भीतर जो युवा पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, जिनके हाथों में इस देश के विभिन्न क्षेत्रों की बागडोर आने वाली है, आखिर वो सोचते क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको अब सुनवाना चाहूंगा देश के कुछ युवाओं की बातें जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं, कि आखिर उनके विचार दरअसल बिहार चुनाव को लेकर क्या है, उन्हें क्या लगता है कि बिहार में मुद्दे क्या होने चाहिए। क्योंकि युवा चाहे देश के किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, मुद्दे तो एक ही जैसे हैं। और आज बिहार में चुनाव है तो 2022 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे, अगले वर्ष भी बंगाल और तमाम राज्यों में चुनाव है। तो युवाओं की समस्याएं वही हैं, और ऐसे में आप इन युवाओं को सुनिए और आप समझिए कि इस देश के भीतर युवाओं की आखिर सोच क्या है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मैं उन तमाम युवाओं का, मेरे साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से विचारों को प्रकट किया है, विचारों को व्यक्त किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सुनते हैं हमारे देश के युवाओं ने क्या क्या बातें कही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल गौरव। मैं सबसे पहले स्वप्निल भैया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मेरी बातों को रखने का मौका दिए। तो मैं बात करूंगा बिहार चुनाव की। तो मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। तो बिहार के सिवान जिले का रहने वाला हूँ, उसी सिवान की धरती में जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर का भी जन्म स्थान हुआ करता था। तो मैं बात करूं बिहार के समस्याओं की, तो सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। क्योंकि किसी की भी सरकार बने, हमें जैसे युवाओं को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए दिल्ली और कोटा जैसे महानगरों का रुख करना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों का रुख करना पड़ता है। और बात करूं रोजगार की, तो रोजगार की आप लोग लॉकडाउन में आप लोग
जो दुर्दशा हुई बिहार के लोगों की, चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, वो आप लोगों को देखने का नजरिया, वो बताने का छुपा नहीं है किसी से। तो इसलिए हम जैसे युवाओं को किसी की भी सरकार बने, इससे फर्क नहीं पड़ता। और बिहार की राजनीति की बात करूं तो यहाँ पे जात पात की राजनीति और धर्म अधर्म की राजनीति सिर्फ यही देखने को मिलती है। इसलिए बिहार का पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यही है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, हमारे जैसे सोच की और अच्छे पढ़े लिखों की राजनीति में बहुत ज़रूरत है। तभी बिहार आगे जा सकता है, तभी बिहार इंडिया की राजनीति आगे जा सकती है। बस मुझे बहुत कम समय मिला है इस चैनल के माध्यम से, इसलिए मैं अपना बात शॉर्ट में ही रखना चाहूँगा। बाकी आप लोग तो जानते हैं, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक सब जानती है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ दुबे है। मैं यूपी के सुल्तानपुर ज़िले से हूँ। जैसा कि लोकतंत्र का पर्व चल रहा है बिहार में, विधानसभा चुनाव, और ये 5 साल में ये मौका एक बार जनता को मिलता है कि वो अपना प्रतिनिधि अपने हित में चुने। तो जनता में कहीं ना कहीं अज्ञानता भी देखने को मिलती है। जैसा कि अभी मैंने कुछ न्यूज़ चैनलों में देखा है, तो उसे पता चलता है कि लोग अवेयर नहीं है अपने फ्यूचर के लिए, अपने विकास के लिए। उनको ये नहीं समझ में आता है कि 5 साल में ये मौका उनको सिर्फ एक बार मिलता है। तो इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेना होगा उनको, और उनके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि वो किसको चुनते हैं। ऐसा प्रतिनिधि उनको चुनना पड़ेगा कि जो उनके कल को बेहतर करे, जो उनके फ्यूचर को बेहतर करे, आने वाली पीढ़ियों को सही करे। और बिहार में देखा गया है कि जातिवादी समीकरण बहुत ज़्यादा है। लोग जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं, और यही चलता आ रहा है पिछले कुछ सालों से। तो जैसा 15 साल अभी पिछली गवर्नमेंट जो नीतीश सरकार थी, वहाँ मतलब जनता को उनको देखना पड़ेगा ना, कि उनको पैमाने पे नापना पड़ेगा उनको कि 15 सालों में इन्होंने किया क्या है, क्या ये अगले 5 साल के लिए सही है या नहीं है। 15 सालों में अगर इन्होंने इतना काम किया है तो ही अगले 5 सालों के लिए इनको चुना जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ जाति पात के नाम पे वोट देंगे तब तो कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर। तो ये सबसे ऊपर उठ के थोड़ा जनता को सोचना पड़ेगा, और जनता को अपना विकास अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा। अदरवाइज वही सारी चीज़ें फिर से चलेंगी, फिर से सब 5 साल आ जाएगा। तो एक चीज़ मैंने और देखा है कि बिहार चुनाव में कुछ वीडियोस मैंने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखा है, तो उसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग पैसे लेके वोट देते हैं। तो उनसे मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि भैया, आपका आज के लिए मान लो पैसा काम दे देगा, अगले 5 सालों के लिए आप अपना उतने पैसे के लिए अगला 5 साल आप उनको दे रहे हैं, क्या ये सौदा सही है? एक बार सोचिएगा आप लोग। और ये बहुत ज़रूरी है आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, और एक बेहतर कल के लिए। बिहार वैसे भी बहुत सी समस्याओं से जूझता रहता है, तो ये आपके हाथ में अभी है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए और कैसे बिहार को एक प्रगतिशील मार्ग पे लाया जाए। मतलब लोकतंत्र का ये पर्व इसीलिए आता ही है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन बिहार चुनाव को देखकर और चुनाव प्रचार को देखकर वास्तव में डर लग रहा है, क्योंकि जो भी पार्टियाँ इस वक्त चुनाव प्रचार में लगी हुई है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही पार्टियाँ उन्हीं पुराने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है जो आज से 6 या 7 साल पहले थी। जो सत्ता पक्ष में है वो राष्ट्रीय मुद्दों को
राज्य के मुद्दों के साथ जोड़ना चाहती है। हर पार्टी रोजगार देने की बात कर रही है। कोई 10 लाख रोजगार की बात करता है, कोई 15 लाख रोजगार की बात करता है। लेकिन जो युवाओं का मुद्दा होता है कि हमारा स्टेट एक एजुकेशन का हब बने, इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश के अंदर, दुनिया के अंदर डिजिटलाइजेशन का युग है। बिहार को किस तरीके से डिजिटलाइजेशन के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि बिहार में तो 2G और 3G का भी नेटवर्क आज नेट का सही नहीं चलता। तो बिहार को आप किस तरीके से डिजिटलाइजेशन से जोड़ेंगे, किस तरीके से बिहार के बच्चों को एम्पावर करेंगे कि वो देश के अन्य राज्यों का मुकाबला कर सके, और इसके बाद अपने अंदर इस तरह की एक ताकत पैदा करें कि वो एम्प्लॉयमेंट का बिहार को हब बनाएं, इसके साथ ही खुद भी सशक्त हो और देश का नाम रोशन करें। इस बात पर कोई भी ध्यान किसी भी पार्टी का नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद एक युवा चाहता है कि जहाँ पर मैं पढ़ूँ, जिस राज्य में मैं रहता हूँ, वहाँ पर अपराध न हो, यानी कि वो राज्य क्राइम फ्री हो। लेकिन बिहार में बाहुबलियों का जिस प्रकार से आधिपत्य है, इस पर भी कोई राजनीतिक पार्टी ध्यान नहीं देती। किसी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र नहीं किया कि हम बिहार में ऐसा माहौल कैसे तैयार करेंगे कि जहाँ पर व्यापारी अपना व्यापार कर सके, छात्र अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके, यानी कि एक आदर्श बिहार के निर्माण का जो खाका था वो किसी भी पार्टी के पास नहीं है। और जहाँ तक चुनावी परिणाम की बात है, तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना निश्चित रूप से नीतीश कुमार को करना होगा। लेकिन जो पार्टी सत्ता में आएगी, उसके पास भी कहीं ना कहीं वास्तविक मुद्दे और वास्तविक समस्या का समाधान नज़र नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिट्टू राज है और मैं बिहार के मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ। मैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत स्वामी विवेकानंद सुभाष यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। लेकिन अब हमें यूनिवर्सिटी द्वारा यह बताया जा रहा है कि हमारा लोन कैंसिल हो गया है। अतः हमारी बिहार सरकार से यही विनती है कि 3000 बच्चों के भविष्य ना खराब करें। कृपया करके इन 3000 बच्चों का लोन पास कर दें, ताकि ये भी अपने लाइफ में आगे कुछ कर सके। ये 3000 बच्चे गरीब छात्र हैं, इन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम अमृत और मैं उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि बिहार में चुनावी माहौल एकदम चरम सीमा पे चल रहा है, तो मैं बिहार के चुनावी माहौल के ऊपर अपनी विचार व्यक्त करना चाहूँगा। आप सभी लोग जान रहे हैं, हर एक पार्टी अपने अपने पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट लेटर जारी करती है, जिस लेटर में पूरे 4 साल के कार्यों का ब्यौरा होता है। और जो जनता होती है, वो जनता उन्हीं पार्टी के द्वारा अनाउंसमेंट लेटर के ब्यौरे को देख करके वोट डालने जाती है। लेकिन जो इस समय अनाउंसमेंट लेटर है, उसमें वह कोई मुद्दा जो ज़मीन से जुड़ा हो है ही नहीं, जिससे जनता का लाभ हो है ही नहीं। बस अपनी कुर्सी और अपना परिवार चलाने के लिए और 4 साल किसी भी तरह चुनाव जीत के मिल जाने के लिए, बस यही है बचा हुआ बिहार चुनाव में। क्योंकि अगर यह सब नहीं होता, सारे मुद्दे ज़मीन से जुड़े होते, तो अनाउंसमेंट लेटर में सारे दिखते। लेकिन बस परिवार परिवार और परिवार। बिहार की जनता इस बार 2020 के चुनाव में मुख्यतः देख रही है कि जो जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी, इससे काफ़ी लोग नाराज़ दिख रहे हैं। नाराज़ इस बात को लेकर के दिख रहे हैं कि इन्होंने भी 15 साल 2005 से लेकर के 2020 तक शासन किया है और इन्होंने कोई भी रोज़गार नहीं दिया। हमारे बिहार को रोज़गार के नाम पर ये लोग फेल हुए हैं और मज़दूरों का पलायन रोकने में भी असफल हुए हैं। बाढ़ बिहार में हर साल आती है, बाढ़ के मुद्दे पर भी ये सफल नहीं हो पाए हैं।
तो इसलिए बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार से नाराज़ है थोड़ी सी। आरजेडी कुछ लोग विकल्प के तौर पर तेजस्वी यादव को देख रहे हैं इस बार, पर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने लालू यादव का शासनकाल देखा है, वो फिर भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार की ही सरकार बने, क्योंकि उन्होंने जो जंगल राज देखा लालू प्रसाद यादव के समय में, पिछले 15 सालों में जब लालू प्रसाद यादव का शासन था, उस वक्त उन्होंने जो जंगल राज देखा उसमें लूटमार, चोरी, अपहरण जैसी बहुत सारी घटनाएं घटते रहती थी। उस वक्त होता ये था कि अच्छा, बिहार में जहाँ तक कि रोज़गार की बात है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिहार में कोई कल कारखाने नहीं हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो उस वक्त मतलब कि था ये सब चीज़। बिहार में पहले फैक्ट्रियाँ रही हैं, सिल्क का उत्पादन होता था, यहाँ जूट की फैक्ट्रियाँ थी, यहाँ चीनी मिल थे, बड़े बड़े नॉर्थ बिहार में बहुत सारे मिल थे और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी थी। पर होता ये था, लालू प्रसाद यादव का जिस वक्त आरजेडी का बना सरकार, तो उस वक्त इनसे पैसे वसूले जाते थे। मतलब जो दबंग लोग होते थे, जो एरिया के लोकल दबंग गुंडे टाइप के लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे कि धमकी देना, फैक्ट्री के मालिकों को परेशान करना, उनसे जबरन गैरकानूनी तरीके से वसूली करना, फिरौती की मांग करना, ये सब उस वक्त होता था, जिस कारण से मालिकों को, जो फैक्ट्रियां चलाने वाले थे, वो लोग बिहार में अपने फैक्ट्रीज बंद करके और दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर गए और वहाँ जा कर के उन्होंने रोज़गार धंधा शुरू किया अपना, जिसके कारण बिहार में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी और उसके कारण यहाँ बेरोज़गारी बढ़ गई। नीतीश कुमार जी आए तो सबसे पहले इन्होंने 2005 से लेकर 2010 तक लॉ एंड ऑर्डर को इतना अच्छा मेंटेन किया कि जो घटनाएं होती थी लूट मार, चोरी और अपहरण की, जिसमें कि हमारे बड़े लोग बताते हैं कि हम शाम को 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद ही घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो आज तो वो समय नहीं है, आज तो हम जो है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक भी घर आते हैं। गांव में भी कोई समस्या नहीं होती है, सब कुछ सही है। तो नीतीश कुमार ने ये लॉ एंड ऑर्डर सही किया, इस बात से सभी लोग खुश हैं बिहार के लोग। पर 2014 में जब इन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके लालू प्रसाद यादव से गठबंधन किया और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया, उस वक्त लोग थोड़े से नाराज़ हो गए थे, पर फिर भी ज़्यादा दिन तो इनकी सरकार चली नहीं, फिर से वापस इन्हें बीजेपी में शामिल होना पड़ा। तो लोग और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए कि ये बार बार जो है अपना दल बदलते हैं नीतीश कुमार, और ये जो है लालू यादव के साथ मिल गए थे, तो इस वजह से लोग गुस्सा हो गए। अब 2020 में हाल ये है कि तेजस्वी यादव को लोग नया सीएम, जो अब हमारे जो युवा पीढ़ी है हमारे बिहार की, जिन्होंने कि वो 15 साल का दौर नहीं देखा आरजेडी का, जिसे कि जंगल राज कहा गया, वो लोग तेजस्वी यादव को अपना नया सीएम मान रहे हैं, उन्हें सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने लालू प्रसाद यादव का वो जंगल राज देखा है, वो लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की ही सरकार बने, ताकि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। दोस्तों, आपने तमाम युवाओं की बातें सुनी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। इसके साथ ही दोस्तों, आप भी सजग रहिए, सतर्क रहिए और मास्क पहन के रहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें, हैंड सैनिटाइजर अपने पास अवश्य रखें और कोरोना इस समय गया नहीं है, आपको एहतियात का दामन
पकड़ के रखना है, थाम कर रखना है। आपको जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी है, अन्यथा आप पर वो बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।